आफ्टर क्लास 12 क्या आपने उसी साल नीट क्लियर किया था या उसके 1-2 साल बाद? तो आपको क्या लगता है कोलकाता और दिल्ली में क्या डिफरेंस क्या था? डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज में आप आए तो उसके बाद का एकदम पहले साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। While staying in BDS, you can get MBBS by studying and not going to classes and all. ये सब माहौल है यहाँ पर चलता है। Exactly, उनके लिए एकदम सर। डॉक्टर मतलब कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट एमिनेंट फील्ड्स हैं, उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कैसे बनना है। और यही एक ऐसी फील्ड है जो आपको स्टार्टिंग से एक स्पेशलाइजेशन दे रही है। अदरवाइज इफ यू गो थ्रू एमबीबीएस रूट, एमबीबीएस पीजी, फिर स्पेशलाइजेशन में आप सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हो। डिफरेंस इन ट्यूशन फी इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड इन प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद अगर कोई भी डॉक्टर अगर इसके बाद भी हायर स्टडी करना चाहे तो उसमें वो क्या कैसे कर सकता है? क्या क्या ऑप्शन है अगर थोड़ा बताए? मैक्सिमम क्या हो सकता है दांत के प्रॉब्लम? स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स और पर्सनालिटीज जितने भी हैं, तो सब स्माइल मेकओवर को बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रशिंग इज अ रिकमेंडेशन, नॉट अ कंपल्शन। हेलो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं एक दूसरा पॉडकास्ट लेके। इसके पहले भी हम लोगों ने तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक पॉडकास्ट लाया था कि जहां पर आईएससी फिजिक्स में एक बच्चा जो बहुत ही अच्छा स्कोर किया है उसको उसके साथ हम लोगों ने बात किया। ओके, बहुत सारा क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन हुआ। ठीक है, तो बहुत मजा आया होगा, तुम लोगों ने बहुत ही प्यार दिया वहां पर। तो अब आज हम लोग एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक बढ़िया पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त। ठीक है, क्योंकि दोस्ती कैसे हुआ उनके साथ वो भी मैं बता रहा हूं कि हम लोग एक टाइम पे मैं अपने यहाँ पर मेरे लोकेलिटी में मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे मैं वहां पर फिजिक्स पढ़ाता था और सचिन सर जो आज के पॉडकास्ट के मतलब जो इनवाइटेड है आज के पॉडकास्ट में, तो वो वहां पर बायोलॉजी पढ़ाते थे। ओके, तो उनके ऑब्वियसली उनके बारे में मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं। तो वहां से हम लोगों का मतलब पहचान हुआ और उसके बाद वो दोस्ती में तब्दील हुआ। तो सचिन सर अभी के टाइम पे सचिन सर का पूरा नाम भी मैं बता देता हूं, डॉक्टर सचिन रेधु। वो अपना बीडीएस कंप्लीट किया है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी उन्होंने कंप्लीट किया है डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, जो कोलकाता में है। कोलकाता का एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। तो वहां से उन्होंने अपना बीडीएस का कोर्स कंप्लीट किया है और वहां पर ही अभी वो एज ए हाउस स्टाफ वहां पर ही वो काम कर रहे हैं। ओके, तो उनके साथ आज हम बात करेंगे। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो बहुत सारा बातें होगा, बहुत सारा गप्पे मारेंगे हम लोग। ओके, तो चलो एकदम अभी स्क्रीन में मैं सर को लेकर आता हूं और उनके साथ बात करना स्टार्ट करूंगा। हेलो सर। हेलो हेलो, हाय हाय एवरीवन। हाय या सर सबसे पहले मैं एकदम प्रॉपरली बातें करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा पूछ लेते हैं सर आपके। मतलब मैं थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन सबको दे ही दिया हूं, लेकिन थोड़ा आपके बारे में मतलब आपसे आपके बारे में सुनेंगे कि आप कहाँ से है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो एक के बाद एक जो भी मेरे मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी है ओके जागेंगे, वो तो मैं पूछूंगा यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So hi friends, I am Sachin Redu, Dr. Sachin Redu right now. So I was born in Haryana and brought up in Siliguri, West Bengal. And from there only I started my education career and all everything. And now I am in Kolkata, West Bengal, presently as a designated as a house surgeon in Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital. I'm currently carrying on with this my career as a dental surgeon. तो सर एक चीज पूछूंगा कि आपका मतलब टोटल स्कूलिंग शिलीगुड़ी में ही हुआ था? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, तो शिलीगुड़ी में आपका कौन सा स्कूल था? मतलब क्या केवी या क्या स्कूल था? थोड़ा अगर नहीं until 10th I was pursuing with the ICSE board, जो कि हिमालयन इंग्लिश स्कूल है यहाँ सिलीगुड़ी में ही। and for 11th 12th I pursued to CBSE through Siliguri Model High School. Okay. And his principal is also a dental surgeon, so one of the inspiration from that side also. Yeah. Okay, तो सर मतलब
ऑब्वियसली क्लास 10 के बाद हम लोग डिसाइड करना स्टार्ट, मतलब बच्चे डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी इंजीनियरिंग में जाएंगे या नीट के लिए जाएंगे। तो आपके दिमाग में कब से आया या उसका इंस्पिरेशन क्या था? हालांकि आपने बताया अभी एक इंस्पिरेशन तो आपके स्कूल का प्रिंसिपल थे, लेकिन उसके साथ किस टाइम पे पहले दिमाग में आया कि डॉक्टर बनना है? एक ऐसे नहीं बोलूंगा कि इंस्पिरेशन था सच एज सच, बट यस ऑप्शन मेरे पास लिमिटेड थे, क्योंकि बचपन से हम जिस टाइम से आते हैं उस समय साइंस एक इम्पोर्टेंट चीज होती थी, कॉमर्स आर्ट्स को उतना नहीं देते थे इम्पोर्टेंस। स्टिल अभी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है एग्जैक्टली। कॉमर्स आर्ट्स फील्ड में भी, और बहुत मिक्स्ड करियर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। बट हमारे टाइम में साइंस वाज एन एस्टीम्ड स्ट्रीम, कि वहां पर एग्जैक्टली। आप जाओगे तो आपको इज्जत डेफिनेटली मिलेगी। तो मम्मी हमेशा बोलते थे साइंस लो साइंस लो, और ठीक है, फिर हमने और कुछ सीखा भी नहीं। हमने 10th तक साइंस ही ली थी, तो कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड था नहीं, आर्ट्स और मजा आता नहीं था, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी पल्ले ही नहीं पड़ी, समझ ही नहीं आया। तो अल्टीमेट चॉइस साइंस ही थी। फिर मम्मी ने कहा डॉक्टर बन लो, अच्छा है, इज्जत है, पैसा है, सब कुछ है। तो फिर डॉक्टर बन चले। और मैथ्स वैथ्स थोड़ा अनटिल 10th उतना अच्छा नहीं था मेरा। 10th में जाके मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट काफी बढ़ा था, तो उस समय मैथ्स थोड़ा अच्छा हुआ था। 11th में मैथ्स अच्छा था। तब तक आई हैव डिसाइडेड कि डॉक्टर बनना है, तो मैथ्स वाज नॉट अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर माय स्ट्रीम, बट आई यूज्ड टू लव मैथ्स। तो फिर वैसे ही फिर हमने एक ड्रीम सोचा, तो उसके हिसाब से फिर चलता रहा, आज यहाँ पर है। तो मतलब 11 में ही, मतलब 10-11 से ही आपने डिसाइड कर लिया था? तो आपने क्या मतलब इंजीनियरिंग की भी तैयारी किया था? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एकदम पैरेलली जेई नीट दोनों का ही तैयारी करते हैं, जो होता है होने दो, नहीं नहीं ऐसा टाइप, या नहीं नहीं नहीं, ऐसा पर्टिकुलरली? नहीं था। पर मैंने क्लास 7-8 से डिसाइड कर लिया था डॉक्टर ही बनना है, और उसके बाद से फिर डॉक्टर के फील्ड में ही कैरी ऑन करना है। तो फिर उसी हिसाब से मैंने अपना पाथ चूज किया, पता किया कैसे क्या करना होता है, सब कुछ, कौन से एग्जाम्स हैं। वो उस समय स्टेट एग्जाम्स भी होते थे, और ऑल एग्जैक्टली। इंडिया लेवल का एग्जाम्स भी होता था। तो इंजीनियरिंग वाज नॉट माय ऑप्शन, एंड आई हैव आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट यस, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाज वाज ऑफ ग्रेट हेल्प, कि इंजीनियरिंग साइड से अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर करते हो तो नीट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वो एक आइडिया फॉलो किया था। तो जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्लास 11 में या उससे पहले भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ ज्वाइन करते हैं, तो आपने क्या किया था इस बारे में? नहीं 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 नहीं, आई वाज टोटली फोकस्ड ऑन माय 12th, कि 10 12 तो अच्छा करना ही है। वो उस समय चॉइस नहीं होती है, तो वो करना ही होगा। एंड आई वाज नॉट लाइक नॉट familiar with the dummy schooling part, so I'm एग्जैक्टली। not off for that also। तो अपना स्कूल का लाइफ अच्छे से जिया है, बढ़िया मजे किए हैं, कोई गिले शिकवे नहीं है। ठीक है अभी। तो स्कूल में क्या सिर्फ मतलब पढ़ाकू बच्चे थे आप, या मतलब बाकी सारे एक्टिविटीज एंड ऑल नहीं खेल कूद में भी थे? नहीं नहीं नहीं, सब में हमको सब में रहना, आए चाहे नहीं आए कोई मतलब नहीं। कोई गेम आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं, बस जाना है, कुछ भी चीज हो हमको रहना है। जैसे मतलब एंगेजमेंट जरूर। वहां पर ऐसा कुछ जहां पर आप मतलब अच्छा आपका प्रदर्शन था, या आप अच्छा लगता था आपको किसी भी ऐसा एक्टिविटीज पढ़ाई छोड़ के? पढ़ाई छोड़ के आई रियली लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। तो उसमें अच्छी खासी थी, वो एक बेसिक स्पोर्ट होता है एक यूथ की लाइफ में, तो उसी में कैरी ऑन करते थे आप। बाकी तो इंडोर गेम्स तो है ही टाइम पास के लिए। अच्छा। तो अच्छा, और एक चीज पूछ लेता हूँ आपको कि मतलब आफ्टर क्लास 12 क्या आपने उसी साल नीट क्लियर किया था, या उसके 1-2 साल बाद? मतलब क्या हुआ था, थोड़ा नहीं वो नहीं, जर्नी, वो प्रिपरेशन जर्नी थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। इट टुक मी 3 years, 3 long years आई वुड से। बहुत हार्श था, क्योंकि उस समय व्हेन आई पास्ड माय क्लास 12 इन 2015, तो तब उस समय बहुत पैटर्न चेंज हो रहा था, एग्जामिनेशन चेंज हो रही थी। द टोटल आइडिया ऑफ स्टेट वाज लाइक इट वाज अबॉलिश्ड, एंड सिर्फ ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, तो वो एक आइडिया परस्यू कर रहे थे।
तो इसलिए 15 में भी 2 बार नीट हुआ था, 16 में भी 2 बार नीट हुआ था। एग्जैक्टली हाँ। तो उस चक्कर में फिर स्टेट ऑल इंडिया ये सब के चक्कर में थोड़ा कंसंट्रेशन बैलेंस बिगड़ गया था, तो उस समय नहीं कर पाया। फिर थोड़ा बेटर रिजल्ट आया था 17 में। आई वॉज गेटिंग BDS एज एन ऑप्शन, बट नॉट इन गुड कॉलेज दो। बट फिर 18 में आई गॉट अ BDS फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज, सो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग दिस। ओके। तो इस दौरान क्या आप मतलब आपने पढ़ाई कैसे किया था, वो थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या कैसे? उस टाइम पे ये तो ऐसे ऑनलाइन इतना भी नहीं था, तो ऑफलाइन कोचिंग ही ज्यादा था। तो कैसे किया था आपने, थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। ऑफलाइन कोचिंग ही था। 12th जैसे मैंने क्लियर किया तो उसके बाद मैं कोलकाता आ गया था। फिर यहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ सेंट्रल आकाश में। तो वहाँ पर टीचर्स काफी हेल्पफुल थे, सब कुछ अच्छा था, बट वो फिर वही कंसंट्रेशन एंड ऑल वेरियस, एक न्यू सिटीज है, न्यू एक्सपोजर है, आई लॉस्ट माय बैलेंस आई वुड से। पढ़ाई में तो उतना ज्यादा फोकस था ही नहीं, मैं चल जाता था। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम पे लगा कि नहीं, इस बार तो नहीं हो रहा। और मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक थी, तो फिजिक्स में मेरे को वर्कआउट बहुत करना पड़ा। उसके बाद फिर 11 ये नेक्स्ट ईयर आफ्टर कोलकाता आई वेंट टू दिल्ली फॉर ओके। सेम आकाश आकाश में एडमिशन लिया था, पीतमपुरा ब्रांच में। तो वहां पर मैंने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वर्कआउट किया। बायो मेरी पहले से अच्छी थी, तो वहां पर अच्छे से वर्कआउट करने का, वहां पर सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, सारे HODs का बैच मिल गया था। तो HODs यूजली आर वेरी गुड। तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया और एकदम रूट से ग्रो करवाया, सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाया। फिर 1 साल मैंने अपना यहाँ पर सिलीगुड़ी में आके अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके। उसके बाद नीट में हो गया। तो मतलब आप एक साल कोलकाता में थे आफ्टर योर HS, और एक हाँ साल हाँ, दिल्ली, और एक साल यहाँ पर सिलीगुड़ी में ही आपने सिलीगुड़ी प्रिपेयर में। किया। मतलब सिलीगुड़ी का करेक्ट। प्रिपरेशन तो मतलब ऑल अलोन था, मतलब खुद खुद ब खुद आपने प्रिपेयर किया लास्ट का जो ईयर आई था। वुड से एक इंस्टीट्यूट था, बट वाज नॉट दैट ऑफ गुड हेल्प। तो खुद से ही मैं मानूंगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब कोलकाता और दिल्ली में क्या डिफरेंस क्या था? बेसिक डिफरेंस क्या था? एनवायरनमेंट, क्या किसमें डिफरेंस था? हाँ, टीचर्स तो सारे ही अच्छे थे, टीचर्स आर इक्वली फाइन, बट एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस था। लाइक कोलकाता इज अ स्लीपिंग सिटी आई वुड से, एंड दिल्ली इज अ लाइव सिटी, बिकॉज वहां पर रात को आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि रात हो गई है, चलते रहती है वो सिटी। और उस सिटी से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ता है। लाइक आई वॉज स्टेइंग इन मुखर्जी नगर वेयर पीपल यूजुअली प्रिपेयर फॉर UPSC एंड गवर्नमेंट एग्जैक्टली। एग्जाम्स। अभी तो तो मुखर्जी देयर नगर वाज का अ नाम लॉट ऑफ, बहुत बढ़ गया है। तो वहां पर बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस था पढ़ाई का। ऐसे लगता नहीं था कि आप बैठ सकते हो अकेले, नहीं, वहां सब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। नहीं पढ़ना है तो आप बाहर जाके रहिए। बाहर कितनी देर ही एक इंसान रह पाएगा, इसलिए एग्जैक्टली। बेटर है थोड़ी देर बुक खोल देते। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आया कि पढ़ाई पे बहुत फोकस रहा मैं, और कंसंट्रेशन लेवल मेरा थोड़ा अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ था उस समय। और तब से थोड़ी सिविल सर्विसेज की तरफ भी थोड़ा झुकाव पड़ा था मेरा। वही हाँ, चल रहा है इस अभी। बारे में भी बात करेंगे, सिविल सर्विस के बारे में भी बात करेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ऑनियन की छिलके की तरफ मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा श्योर हूँ। श्योर। अच्छा, तो ओके। मतलब 2018 में आपने जब नीट क्लियर हुआ और आप BDS में एडमिशन आपने लिया, तो उस टाइम पे लाइक, इफ यू डोंट माइंड के व्हाट वाज योर स्कोर, क्या स्कोर था आपका? तो मतलब हम लोगों को एक आइडिया आएगा कि स्कोर में कैसे क्या क्या मिल सकता है। लाइक वो स्कोर अभी मैं बता दूंगा, बट कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ स्कोर अभी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से नीट का पेपर का लेवल जो गिर रहा है, आई वोंट से दैट वुड बी रेलेवेंट एनफ। बट यस, माय स्कोर वाज 476। उस टाइम के लिए डिसेंट स्कोर था, कि मिल जाता था वहां पर आपको 480 में। मेरा ऑलमोस्ट 1 मार्क से ही रहा था मेडिकल कॉलेज, तो उतना वो कोई बड़ा वक्त नहीं था। बट अभी 476 में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं हो। एग्जैक्टली। 576 में शायद मिल जाए, दैट इज ऑल्सो अ चांस, बट नॉट अ गारंटी।
एग्जैक्टली मतलब अभी तो 700 के ऊपर, 705, 710, 720 भी जा रहा है। 720 लाने वाले बहुत बच्चे हो रहे हैं। अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बोल भी रहे हैं कि वो 5 या 6 बच्चे, कोई 7 बोल रहा है। तो 720 लाना अभी कोई बड़ी बात रही नहीं। और पेपर का लेवल बहुत इजी हो गया है, एग्जैक्टली। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। कोई एनसीईआरटी से कोई इवोल्यूशन नहीं है कि थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज कर दे या कॉन्सेप्ट हम्म। बिल्डिंग रख के। वो पूरा पूरी एनसीईआरटी फोकस बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी के दे रहे हैं। तो जो बच्चा प्रॉपरली एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहेगा वो डेफिनेटली नीट आराम से क्रैक कर पाएगा। अच्छा, आपके जो प्रिपरेशन था, जो प्रिपरेशन ईयर था, उस टाइम पे एनसीईआरटी और आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जो मदद लिया वो छोड़ के और क्या क्या किया, मतलब लाइक गिविंग एग्जाम्स एंड ऑल, वो कितना हेल्पफुल था? या आप एग्जाम्स देते थे, मतलब क्या जो मॉक टेस्ट जो होता है वो आप देते थे, तो वो कैसा, यस, कितना हेल्पफुल हुआ था? लाइक ये मैं बोलूंगा एक मेरी बहुत बड़ी भूल भी थी कि मैं मॉक एग्जाम्स को यूजुअली इग्नोर करता था। एंड आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ फॉर्मूला ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज लेनी है तो मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है। ये एक मतलब वेब सीरीज वगैरह देख के एक दिमाग में बैठ जाता है कि डॉक्टर बनना है तो मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आई यूज्ड टू बाय दिस थिक बुक एंड ऑल। बट बाद में एज आई लाइक परस्यूड माय दिस एस्पिरेशन, तब पता चला कि वो मोटी बुक्स का कोई फायदा नहीं है। आई हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। एंड अल्टीमेटली वो जो एक साल सिलीगुड़ी में रह के एनसीईआरटी पे ध्यान दिया तो तब जाके थोड़ा सिलेक्शन हुआ। एंड आई वाज रेगुलर इन गिविंग मॉक्स व्हेन आई वाज इन सिलीगुड़ी एंड आई वाज इन दिल्ली। तो एग्जाम्स मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट थे कि एग्जाम देने ही थे, और जो भी मार्क्स थे सीधे पापा के नंबर पे मैसेज में चले जाते थे। ओके। तो वो एक डर रहता था कि हाँ पापा जो मैसेज जा रहा है तो थोड़े मार्क्स अच्छे भी लाने पड़ेंगे और रेगुलर रहना ही पड़ेगा। तो ये जरूरी है, सिर्फ थोड़ा पेरेंट्स का डर होना जरूरी भी है, फ्रेंडली भी एग्जैक्टली जरूरी है, बट एग्जैक्टली। पेरेंट्स का डर भी होना जरूरी है। तो उस डर के कारण थोड़ा बहुत बेटर हुआ। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चों सचिन सर भी बोल रहे हैं, बहुत तो बहुत ऑब्वियसली कंपल्सरी। ये चीज दिमाग में रखना तुम लोग। अच्छा तो सर, अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि बहुत सारा स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चंस तो मैंने आपको कर ही दिया है, ठीक है? तो आप थोड़ा, जब एडमिशन आप लिया, आपने लिया और आप फिर आर अहमद, डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज में आप आए, तो उसके बाद का एकदम पहले साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत सारे लोगों को जानने का बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइक यस। मैं जिस लाइफ में जा रहा हूं वो लाइफ कैसा रहेगा वो तो जानना होता ही है, तो वो थोड़ा बताइए। सो डेंटल में इफ आई से, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ पर एक कल्चर चलता है कि दोबारा नीट देने का, ओके। and try for getting MBBS. While staying in BDS, you can get MBBS by studying and not going to classes and all. ये सब माहौल यहाँ पर चलता है। Not a good thing, definitely not a good thing. फॉलो जो बीडीएस में जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बीडीएस, उनको स्ट्रिक्टली बीडीएस की तैयारी करनी चाहिए। और बीडीएस एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आप कॉलेज में आके ही पता कर सकते हो, क्योंकि ये एक हमारी एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो डेंटिस्ट्री के बारे में स्कूल में आपको कभी नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली उनके लिए एकदम सर। डॉक्टर डॉक्टर मतलब कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, ये जो एकदम पूरी एमिनेंट फील्ड्स हैं उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कैसे बनना है, वो भी नहीं एग्जैक्टली। बताएंगे। तो हमें स्टूडेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए कि डॉक्टर्स में भी क्या ऑप्शंस हैं। सिंपली फॉलोइंग अ डॉक्टर थिंग इज नॉट गुड। वी शुड नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स एंड व्हाट आर देयर स्ट्रीम्स एंड डिपार्टमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। सो बीडीएस एक अपने आप में एक अपना स्पेशलाइजेशन है, स्ट्रिक्टली थ्रू माउथ ओरल कैविटी। तो उसके अंदर जितना भी सब कुछ आता है, पेट, टंग, मुकोसा, सब कुछ, तो वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। और यही एक ऐसी फील्ड है जो आपको स्टार्टिंग से एक स्पेशलाइजेशन दे रही है। अदरवाइज इफ यू गो थ्रू एमबीबीएस रूट, एमबीबीएस पीजी, फिर स्पेशलाइजेशन में आप सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हो, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15 years ऑफ योर लाइफ। तब आपको जाके एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा और तब आपको जाके शायद एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, बिकॉज
simply an MBBS doctor would not get any recognition, I would say. एग्जैक्टली, मतलब आपको सिर्फ पीजी करना मेडिसिन का डॉक्टर बहुत होगा जरूरी वो। है। वो फिर एक वो खांसी जुकाम की दवाई देगा, वो कोई भी आजकल बैठ के दे देता है। एग्जैक्टली। बहुत क्वर्क्स हैं, क्वर्क्स की कोई कमी नहीं है, वो सब अपने आप को डॉक्टर ही मानते हैं। तो पीजी करना, एमबीबीएस अगर ले रहे हो तो पीजी करना बहुत कंपल्शन है, बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, सीट्स लिमिटेड हैं, तो यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर नीट पीजी ऑल्सो। और एमडीएस का भी अभी आस्ते आस्ते ये सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, आस्ते आस्ते एमडीएस करना भी बहुत जरूरी पड़ रहा है। तो वो भी एक एनरिचिंग फील्ड है। और बीडीएस के बारे में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलेज में आके ही आपको पता चलता है, बिकॉज ये एक चॉइस वाली फील्ड नहीं है कि आपने चूज किया है, ये डेंटिस्ट्री ने आपको चूज किया है। तो देयर इज अ डिफरेंस हियर, वी आर नॉट हियर बाय चॉइस। एग्जैक्टली। So this is the word I used to, this is the sentence I used to listen from everyone when I get into this college. Everyone used to say, "This is not your choice." Okay, that's not my choice, but it can become my choice later on. तो मैंने फिर डेंटल के ऊपर ही फोकस किया, और ये बहुत अच्छी फील्ड है। लाइक लोगों के मन में जो एक पेट्रियार्की बनी हुई है कि ऐसा है वैसा है, एग्जैक्टली। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, वो हर चीज नहीं। बट इफ यू आर इन अ गुड स्ट्रीम विद गुड डिपार्टमेंट एंड अ गुड कॉलेज, तो आपको सक्सेस गारंटी मिलेगी। तो अच्छा, जब आपका पहले एडमिशन हुआ था डेंटल में, बीडीएस में, तो उस टाइम पे क्या लगा था, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे मतलब ये शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम पे? कि यू वाज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, और क्या ठीक है, मतलब कुछ दिमाग में लाइक कुछ चल रहा था? आई वुड से आई वाज आल्सो फॉलोइंग द कल्चर। जो यहाँ पर कल्चर था कि एक बार और नीट दे देते हैं, शायद एमबीबीएस मिल जाए। बट लेटली आई रियलाइज्ड वाइल, मतलब नीट से जस्ट पहले ही, तो मम्मी को भी मैंने बोल दिया था कि मम्मी अभी डेंटल ही अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी विद दिस कॉलेज, और सब कुछ अच्छा है, जो मेरे को वहां मिलेगा वो यहाँ पर भी मिल ही रहा है। तो मेरे को क्यों फालतू में अपना ये वाला भी चीज खराब करना है और अपना एक और साल अपना कॉस्ट करना है। तो फिर भी मैंने नीट दिया, बट आई ऑल्सो स्कोर्ड अ डिसेंट स्कोर, बट फिर भी मैं डेंटिस्ट्री में ही रहना अपने आप को चॉइस में रखा। तो जब उस समय नीट दिया था तो इट वाज अराउंड 512 मार्क्स। ओके। तो चांसेस हो जाते, बट ही वाज नॉट 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 इंटरेस्टेड रियली। दैट मच, मतलब तब तक आपने हाँ, अपना लिया था डेंटिस्ट्री को, मतलब हाँ, बीडीएस बीडीएस डेंटिस्ट्री अच्छा आई लगने वाज लगा हैप्पी। था उस टाइम पे? उस समय पता चल रहा था कि एक्चुअली ओरल हेल्थ इज ऑल्सो मच इम्पोर्टेंट, एंड आई वुड से वेरी मच इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू दी अदर हेल्थ, बिकॉज ओरल कैविटी ही आपका सबसे पहला बोलेंगे पार्ट है जो आपके मेजर वाइटल फंक्शंस को वो ये परफॉर्म करता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ओरल हेल्थ। एग्जैक्टली। तो सब कुछ हमारा ओरल हेल्थ से रिलेटेड है, तो इट शुड बी अ गुड चॉइस फॉर द फ्यूचर और एंडेवर्स। मतलब अभी भी आई थिंक इंडिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिक्कतें होते हैं कि इंडिया में अभी भी ओरल हेल्थ को लेकर उतना अमाउंट में लोगों के लिए मतलब जागरूकता एकदम ही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग। एंड यस यस, एंड दैट आई वुड से इज, इसमें दोनों का हाथ है। मतलब जनता का तो है ही, एंड गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। They are opening medical colleges and they are not concerned about dental colleges at all. Like, in recent time, I don't remember कि कोई dental college उन्होंने कोई establish किया है, unless it is a private institution. Private अभी खुल रहे हैं, बहुत खुल रहे हैं, but private में again there is a hefty amount of sum you have to pay for getting एग्जैक्टली। there and equally studying there. तो उसमें अब एक गवर्नमेंट का भी रोल है, बट yes, I like as the years are passing, I am seeing कि there is a great evolution coming in dentistry as a stream also, and in patients of dentistry. Like patients are now getting more acquainted with this field. अभी जैसे हमारे कॉलेज में अगर आपको बताएं तो डेली का अराउंड 1000+ का अटेंडेंट है। तो इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हियर, एग्जैक्टली। एंड आई वुड से कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया या फिर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अगर पेशेंट हैं तो वो हमारे डेंटल कॉलेज में
So I'm very happy to have this. Yeah. अच्छा, तो एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लाइक अभी आपने कहा कि लाइक बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब डिफरेंस गवर्नमेंट, मतलब जो डिफरेंस इन ट्यूशन फी इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड इन प्राइवेट कॉलेज, मतलब ऑलमोस्ट आपको कितना लगा था, जो टोटल आपका जो टोटल खर्चा पड़ा, और एक ठीक ठाक सा एक अच्छा सा, मतलब जो जहां पर हमें सिर्फ डिग्री नहीं मिलेगा, अच्छे से वहां का फैकल्टी एंड ऑल सब कुछ अच्छा है, ताकि वो आगे जाकर मुझे हेल्प करे, ऐसा टाइप एक हम्म। डेंटल प्राइवेट कॉलेज में कितना फीस हो सकता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में कितना होता है, ये थोड़ा बताइए। सो डेंटल की बात अगर हम स्पेसिफिक लेंगे, डेंटल या मेडिकल बोथ आर इक्वली नाउ, लाइक दे चार्ज इक्वल सम ओनली। प्राइवेट में भी दो कैटेगरीज आती हैं, वन इज सेमी गवर्नमेंट, partially sponsored by government, I would say, ओके। and fully like private management quota जो होता है। तो management quota it will cost you around 70 lakhs plus। अगर हम बेसिक अमाउंट देखें तो 70 lakhs प्लस आपका जाएगा ही जाएगा। और इन मैनेजमेंट इंडिया। कोटा ये इन इंडिया, यस। और अगर हम सेमी गवर्नमेंट कोटा की बात करें, जो पार्शियली स्पॉन्सर्ड कोटा है गवर्नमेंट का, तो उसमें अराउंड अभी के टाइम पे 2 लाख या 2.5 lakhs पर ईयर चल रहा है। तो वो मान लीजिए सिर्फ आपका ट्यूशन फीस है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल हैव लाइब्रेरी फीस एंड वेरियस अदर फीस, जो एग्जामिनेशन फी है। इवन आपका अटेंडेंस फी वहां पर रहता है बहुत सारे कॉलेज में, कि आपकी अटेंडेंस अगर लो है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको अलग फीस देनी पड़ेगी। देन देर इज एग्जामिनेशन फीस एंड देर इज हॉस्टल फीस विच इज अ hefty sum, like अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीज आपका हॉस्टल फीस नहीं चला जाएगा पर ईयर। तो एग्जैक्टली। वो एक बहुत ज्यादा है। बाकी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इज इक्वली चीप, आई वुड से। बहुत ज्यादा ही चीप है। इतना ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कॉलेज में अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पर ईयर की फीस लगती है 7,800 रुपीज अरे ट्यूशन बाप रे। फीस, एंड 12 रुपीज मंथली इज माई हॉस्टल फीस। ओके। 12 रुपीज मंथली एंड नो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड नथिंग। मेस का एक्स्ट्रा रहता है, वो तो आपके ऊपर है, आप बाहर खाएंगे यहाँ खाएंगे आपके ऊपर है। बट यहाँ आप जी सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में आप जी सकते हैं। दिस इज वन डिफरेंस कि यहाँ पर आपको फ्रीली एक एजुकेशन को अपना परस्यू करने का मौका मिलता है। बाकी अदर एक्टिविटीज को भी आप अपना रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज में लिबर्टी रहती है आपको। ओके। प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिडिल इनकम फैमिली से हैं तो आपको बहुत कुछ सोच के चलना पड़ेगा कि आपको ये खर्चा करना है, ये नहीं करना है। आप ये अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है। और डेंटल कॉलेज में क्योंकि मटेरियल्स बहुत ज्यादा लगते हैं, अभी बहुत ये मटेरियल ओरिएंटेड फील्ड है पूरी, तो मटेरियल्स बहुत ज्यादा लगेंगे। तो उस हिसाब से आपको डेंटल कॉलेज में ऐसा मटेरियल का कोई खर्चा नहीं है, सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहता है। बट इन प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मटेरियल्स आपको खुद बाहर से लेने पड़ते हैं। तो मटेरियल्स का मटेरियल भी लाइक, बहुत मतलब हैप्पी। थोड़ा मटेरियल में थोड़ा लाइट डालेंगे अगर, मटेरियल कैसा मटेरियल? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रहती हैं वो सब लेनी पड़ती हैं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स रहती हैं, वो सब लेनी पड़ेंगी। सेकेंड ईयर में मटेरियल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका दो फील्ड्स हैं, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड प्रोस्थोडोंटिक्स। तो उसमें प्रोस्थो में ये रहता है आपका, जस्ट अ सेकेंड। प्रोस्थो में आपका जो मटेरियल्स रहते हैं, जैसे इम्प्रेशन वगैरह लेना पड़ता है पेशेंट का, तो इम्प्रेशन कंपाउंड और उसके उनके जो डेंचर्स बनते हैं, सब डेंचर रिलेटेड जितने मटेरियल्स रहते हैं, इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 1,000 to 2,000 रुपीज। तो थोड़ा ज्यादा रहता है। और प्राइवेट कॉलेज में ये और ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां आप वेस्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे हम फ्रीली यूज करते हैं मटेरियल, वो आप प्राइवेट कॉलेज में अपने पैसे से जा रहे हैं तो सोच के चलना एग्जैक्टली। पड़ता है। अच्छा, बहुत मतलब खर्चा है। अच्छा, आपके कॉलेज में मतलब बाकी सारा एक्टिविटीज क्या था, मतलब अभी तो ठीक है, आप तो बहुत साल हो गए, अभी 5 साल हो गए, अभी आप हम्म। हाउस सर्जन हो वहां पर। तो वहां पर आपके कॉलेज में जब आप स्टूडेंट थे एकदम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ के और क्या क्या करते थे वहां पर, मतलब और क्या क्या एक्टिविटी सब कुछ था, अवेलेबल था? सब कुछ।
जैसे सब कि? कुछ है, फेस्ट होता है हमारे यहाँ पर, फेस्टिवल एनुअल फेस्ट होता है, और गेम्स होते हैं, लाइक आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, बोथ बोथ आर प्लेड। और सब कुछ ही होता है फेस्ट में, फिर गाना वाना सब कुछ होता है, बाहर के अच्छे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं। तो एक जो जनरल कॉलेजेस में जो भी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में जो भी होना चाहिए, सब कुछ है। डेंटल कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। आपको हेल्दी रखने के लिए ही मिलेगा, आपको मेंटली फिट रखने के लिए ही मिलेगा, और एजुकेशन तो दे ही रहे हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब किसी से ऐसा नहीं है कि पीछे रह जाएंगे कहीं पर भी, नहीं नहीं वो नहीं सारा नहीं नहीं, मस्ती कहीं नहीं। एंड ऑल एवरीथिंग विल सब बी कुछ देयर। है। यू विल नॉट रिग्रेट ऑफ टेकिंग डेंटल सर्जरी। ओके। तो अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा कि क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया है कि डेंटिस्ट्री ही एक ऐसा फील्ड है कि यहां पर आप 5 साल का जो बीडीएस कर रहे हो उसमें ही आप एक सर्जन बन जाते हो, इजंट इट? हम्म। तो करेक्ट। इसके बाद अगर कोई कोई भी डॉक्टर अगर इसके बाद भी हायर स्टडी करना चाहे तो उसमें वो क्या कैसे कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, अगर थोड़ा बताए। बहुत और सारे इज इट ऑप्शंस है, नेसेसरी लाइक वो सब? नेसेसरी at present तो I won't say it is a compulsion, but yes, in coming years it will be, क्योंकि सेचुरेशन जिस हिसाब से डेंटिस्ट्री में भी सेचुरेशन आ रही है, कॉलेजेस कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो सब अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी हो जाएगी कुछ दिनों में। और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऑप्शन रहती है इन इंडिया एंड आउटसाइड, अब्रॉड में आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं। तो वो एग्जामिनेशन आप पास करके वहाँ का सर्टिफिकेट लाइसेंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं बाहर के देशों में। लाइक आई वुड से कि एक डेंटल सर्जन विल अर्न मोर देन अ मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत ज्यादा। आई वो क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, तो यूएस के जो टॉप 3 टेक्सटिंग पर्सन हैं, उनमें से एक डेंटल सर्जन रहता है। ओके। बहुत ज्यादा है। और वहां पर एक नॉर्मल आरसीटी का अगर आप चार्ज देने जाएं तो इट इज अराउंड $2,000 to $3,000, और यहाँ 2,000 to 3,000 रुपीज है, तो एग्जैक्टली। 80 टाइम्स का डिफरेंस पड़ जा रहा है। और तो वहां पर आरसीटी मतलब एक्सपेंसिव है रूट बहुत। कैनल ट्रीटमेंट, जो मतलब रूट कैनाल कैविटी हो ट्रीटमेंट, जाने में जो करते हैं हम लोग। ओके। अगर दांत बचाना चाहते हैं कोई तो उसके लिए एग्जैक्टली, हाँ, मतलब उखाड़ के अगर फेंकना ना चाहे उसको, वो। ऑप्शन ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा। तो मतलब तो एक चीज तो हम समझ ही सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी बहुत, मतलब इवन ज्यादा बाहर चांसेस ज्यादा ज्यादा है। है, बाहर ज्यादा है। अच्छा बाहर ग्रोथ है ज्यादा। अच्छा, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, मतलब पहले तो ऑब्वियसली क्लासेस क्लासेस एंड क्लासेस, उसके बाद मतलब कब से, किस ईयर से लाइक पेशेंट विजिट्स एंड ऑल, मतलब ये सब चीज किस ईयर से स्टार्ट होता है? तो क्लिनिकल फील्ड जो वैसे प्री क्लिनिकल हमारा सेकेंड ईयर में शुरू होता है, उसमें हम मेनली मॉडल्स पे काम करते हैं। और थर्ड ईयर से हम प्रॉपरली क्लिनिकल्स में आ जाते हैं, जिसमें हम पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उन पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम थर्ड ईयर से ही एक्चुअल में एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ओके। बेसिक ट्रीटमेंट जो होती है, जो जो रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, जो पहन खोल निकालने और पहनने वाले जो डेंचर्स होते हैं, और जो बेसिक कैविटी फीलिंग्स होती हैं, वो सब करने में थर्ड ईयर से शुरू हो जाता अच्छा, है। मुझे एक चीज, ये मेरा मानना है कि आई थिंक इंडिया में जागरूकता और भी ज्यादा क्यों कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि दांतों के प्रॉब्लम से कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्या है, या दांत के प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीरियस, इवन लाइक क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है दांत के प्रॉब्लम से? ये अगर लोगों को मन में डर बैठे तब ना जाके लोग इन सब चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम जो सिर्फ सबकी लिमिट होती है वही है, डेथ। ओके। तो इसमें भी हो सकता है, यही तो लोगों को नहीं पता। डेफिनेटली, डेफिनेटली, लाइक पेशेंट्स यूजली हॉस्पिटल्स तब विजिट करना चाहते हैं, यूजली ऐसे डॉक्टर को दिखाई देते हैं आसपास में, कोई प्रैक्टिशनर है उनको दिखा लेते हैं। आजकल फिर भी बढ़ गया है रेट। हाँ, बट हॉस्पिटल्स विजिट तभी करते हैं जब वो उनको लग रहा हो कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो जाना पड़ेगा। हम्म। तो कब होता है ये?
बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, लाइक बहुत मेजर फैक्टर इसमें रहता है कि अगर कोई स्पेस इन्फेक्शन हो जाए। स्पेस इन्फेक्शन एज इन अगर दांत में कोई इन्फेक्शन था, वो दांत के आसपास जो मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फैल जाए, तो उसमें फैलने की वजह से पूरा यहाँ मुंह फूल जाएगा। अगर वो स्पेस इन्फेक्शन को हमने ट्रीट नहीं किया या अच्छे से कुछ उसका ट्रीटमेंट या हमने कुछ जुगाड़ नहीं किया, तो इट कैन लीड इनटू डेंजर स्पेसेस ऑफ योर लंग्स एंड ओके। अल्टीमेटली कॉजिंग डेथ। तो देर आर चांसेस ऑफ डेथ ऑल्सो। तो इसीलिए लोगों को सीरियसली लेना चाहिए ओरल हेल्थ को भी। बहुत ज्यादा ही जरूरी है ओरल हेल्थ को कंसिडर करना, आई वुड से कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हार्ट वार्ट तो चलो लोग लास्ट ऑप्शन है, उधर से जाना ही पड़ेगा, बट ओरल हेल्थ एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप बहुत सारे शरीर की बीमारियों को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन देखे गए हैं, अगर जैसे मुंह का कैंसर होता है यूजुअली, तो वो आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी डिसमिनेट कर सकता है, कोई ऐसा ये नहीं है कि मुंह में ही रहेगा। तो बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। और dentistry is not just only related to teeth. I would have to clear this. एग्जैक्टली। Not just related to teeth. हम यहाँ पर पूरे मुंह के बारे में, पूरे नेक अप टू अंटिल नेक हम पूरा ये रखते हैं, नॉलेज उधर तक हमें रखनी पड़ती है। क्योंकि एक ओरल सर्जन जो बाद में जाके अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहे, तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है वो पूरे मुंह का ट्रीटमेंट करता है। पूरा जो फेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज होती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, तो इन सब में बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली फ्रैक्चर्स जो होते हैं बॉडी के साथ, अगर मुंह में फ्रैक्चर्स, यूजुअली बच्चा जब गिर जाता है बचपन में खेलते खेलते, देयर आर हेवी चांसेस कि उसका दांत फ्रैक्चर हो या फिर ओवरऑल जॉ फ्रैक्चर हो, तो इसमें भी डेंटल सर्जन को ही आना पड़ेगा आगे। नॉर्मल अगर हम if I say about the reality, so major of the medical practitioner who have done MBBS, who have completed MBBS, don't know about the oral cavity, don't know about the jaws. उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली। हमारी जो अपर जॉ है, लोअर जॉ है, नेजल बोन्स हैं, इनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं। साइनोसाइटिस हो गया या टीएमजे, टीएमजे यहाँ पर हमारा एक जॉइंट होता है दोनों साइड में, तो इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनके बारे में सबको नहीं पता है। नॉर्मली एमबीबीएस प्रैक्टिशनर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, वो लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं। ओके। ओरल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप एक साइड से चेविंग हैबिट रखते हो तो दूसरी साइड आपका चेविंग हैबिट चला जाएगा, तो ये जॉइंट आपका बहुत प्रॉब्लम देगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा इस चक्कर में। आप लोग मतलब जो यूजुअली जो कॉमन पर्सन है वो ये सोचते हैं कि इधर का दांत में दर्द हो रहे हैं तो इधर से खा लें, इधर से खाने की हैबिट बन गई, इधर जो दांत निकलवाया था वापस से उसको लगवाया नहीं, वापस से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इधर से खाने की हैबिट हो गई, बाद में देख रहे हैं ये जॉइंट में पेन करने लगता है, तब वो दौड़ते हैं हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली। क्यों हो रहा है? और बाकी ऑर्थो ट्रीटमेंट तो है ही, जो फेशियल स्माइल मेकओवर्स आजकल चल रहे हैं, इट्स वेरी ट्रेंडी नाउडेज। सारे जो अपने स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स और पर्सनालिटीज जितने भी हैं, तो सब स्माइल मेकओवर को बहुत फॉलो कर रहे हैं। उनको स्माइल अच्छी रहनी चाहिए, पूरा एकदम स्माइल लाइन अच्छे से डिस्क्राइब होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अल्टीमेटली डेंटल सर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे कि इन जनरल दांतों का ख्याल एक नॉर्मल इंसान जो जिसका दांत ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, ठीक है, उनको कैसे दांत का ख्याल रखना चाहिए इन जनरल? लाइक एवरीबडी विल से कि 2 टाइम ब्रश करें, बट बहुत ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जस्ट ब्रशिंग विल नॉट हेल्प और डूइंग ब्रशिंग विल आल्सो नॉट हेल्प। लाइक कोई फायदा नहीं होता है उससे। अगर आप अपने मुंह का ध्यान रख रहे हैं, मुंह का ध्यान इन द सेंस, अगर आपके मुंह के अंदर कुछ भी गया है, आपने नॉर्मल खाना खाया या आपने चाय तक पी है, उसके बाद भी अगर आप अपना मुंह साफ रख रहे हैं, आपके मुंह में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खाना वाना नहीं फंसा हुआ है, तो आपके दांतों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2-3 दिन ब्रश मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ब्रशिंग आई वोंट से कि वो इम्पोर्टेंट है, बट हम इम्पोर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली लोग मुंह साफ नहीं करते हैं, तो ब्रशिंग के बहाने एटलीस्ट वो मुंह साफ कर लेंगे। इसलिए ब्रशिंग एक रिकमेंडेड मेथड है बट नॉट अ कंपल्शन मेथड। लाइक while we were studying in our public health dentistry, तो जो हमारे टीचर है उन्होंने बताया था कि वो एक विलेज में विजिट की थी। उस विलेज में आज तक किसी बंदे ने ब्रश ही नहीं किया, बट उनके दांतों की हेल्थ, उनके टूथ हेल्थ, दे आर सुपर, लाइक बहुत बढ़िया हेल्थ है उनकी। तो ब्रशिंग इज अ रिकमेंडेशन नॉट अ कंपल्शन। ओके। अगर आप दांतों का ध्यान रख रहे हैं तो, एक अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, स्टिकी ओके। फूड्स, जो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा स्टिकी फूड्स जो आपके गम्स में या फिर आपके दांतों में या ओरल म्यूकोसा में अगर आप कहीं भी चिपक जा रहे हैं, तो दे आर नॉट इजी टू लाइक वॉश, तो उनको आपको अच्छे से निकालना पड़ेगा, तो उसलिए ब्रशिंग मेथड रिकमेंडेड है। बट अगर आपकी हैबिट ही नहीं है स्टिकी फूड्स खाने की, अगर आपकी हैबिट नहीं है चॉकलेट खाने की, आप सिर्फ डाइटरी इंटेक ले रहे हो इन द नेम ऑफ फाइबर्स, आप प्रोटीन्स ले रहे हो, आप फाइबर्स ले रहे हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आपकी जॉ एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है, तब आपको कोई स्टिकी फूड नहीं खा रहे हो, तो आपका ओरल हेल्थ भी बहुत अच्छा रह रहा है, तब आपको ब्रशिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस गांव में फिर पता चला कि वो लोग कभी ये दूध वूध नहीं पीते, ओके। तो उस वजह से लैक्टोज का जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो रहा है उधर, तो शुगर ग्रोथ नहीं हो रहा, तो बैक्टीरियल अटैक होने भी हो ही नहीं रहा है। उन लोग फाइबर डाइट ज्यादा लेते हैं, तो उस वजह से उन लोग की ओरल हेल्थ अच्छी रहती तो मेन पॉइंट है कि किसी भी तरह से दांत को साफ रखना, और एंड है, एकदम ऑब्वियसली पूरा साफ। जो स्टिकी फूड्स है, जो मतलब अभी का जो सारे जंक फूड्स है, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी तो वही सब खा रहे हैं राइट ना। नाउ तो एवरी पैकेज आइटम इट कंटेन्स दिस स्टिकी फूड, और जो आजकल जो ट्रेंड चला है शुगर फ्री, इसमें सब जो एडेड शुगर्स होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, but still Exactly. people are consuming in the name of sugar free. They are not sugar free, they are actually a sweetener agent, और स्वीटनर एजेंट हार्मफुल उतना ही होगा क्योंकि वो केमिकल है। अगर आप ऑर्गेनिक वे से स्वीटनर ले रहे हो, कोई शुगर केन वगैरह या नॉर्मल फ्रूट्स ले रहे हो, तो आपको क्यों दिक्कत होगी? आप ऑर्गेनिक वे से, नेचर आपको कभी कोई बुरा नहीं चाहेगा, नेचुरल Exactly. चीज आपकी कभी बुरा नहीं करेगी, लेकिन केमिकल्स विल डेफिनेटली डू। तो स्वीटनिंग एजेंट लेना आई वुड नॉट रिकमेंड। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को जितने भी आते हैं, मैं हम सबको उनको बोलता हूँ कि आप ब्रश करना भूल जाओ, लेकिन आप एक बार के लिए ब्रश करना भूल जाओ, लेकिन दांत साफ जरूर करें। आप नॉर्मल चाय भी पी रहे हैं, चाय पीने की हैबिट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं मना नहीं करूंगा, मेरी खुद की है, तो लेकिन दांत साफ करें। चाय पीने के बाद भी आप एक हल्का सा पानी लें और अच्छे से गार्गल कर लें उसको, बस हो जाएगा, आपका मुंह क्लियर रहेगा, फालतू के इन्फेक्शन होंगे ही नहीं, तो आपको ब्रश करने की क्या जरूरत। एग्जैक्टली। अच्छा, सर मैं पूछना चाहूंगा और एक चीज कि आपके मतलब अभी तक जो जो बीडीएस का करियर है, ऑलमोस्ट 5 साल, उसके बाद भी आपने हाउस स्टाफ से अभी स्टार्ट कर दिया है, तो अभी और यूर इन लाइक इन अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जहां पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो एक्सपोजर बहुत है। तो मैं बहुत ज्यादा है। मतलब आज तक कुछ चीजें शेयर कीजिए जहां पर मतलब देख के लगा था कि मतलब बहुत, डॉक्टर को भी देख के लगा था कि ये क्या हो गया है, ऐसा कुछ मतलब बहुत ही सीवियर कुछ केसेस इन डेंटल हिस्ट्री, इन योर डेंटल करियर। बहुत आते हैं, बहुत, लाइक एवरी नाउ एंड देन देयर आर केसेस की कुछ समझ नहीं आता है, क्लिनिकली कुछ विजिबल नहीं होता है, बट पेशेंट बोल रहे हैं कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है हमें लग रहा है, हमें लग रहा है, लेकिन वहां है नहीं कुछ। तो उस समय पे फिर हमें रेडियो डायग्नोसिस पे डिपेंड रहना पड़ता है। कभी कभी रेडियो डायग्नोसिस भी हेल्पफुल नहीं रहते, लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन ओरल पैथोलॉजी, तो उस ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत केसेस आए थे, तो आई वाज लाइक क्या बोलूं, फॉर्चुनेट एनफ टू गेट द अपॉर्चुनिटी कि वहां पर सीनियर्स बहुत अच्छे मिले थे मेरे को। ओके। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई कि आई वुड से कि हाँ यार बहुत जरूरी है, ये कहाँ से मिस हो गई। लाइक स्लीपिंग पैटर्न, हम यूजुअली किसी भी पेशेंट से स्लीपिंग पैटर्न नहीं पूछते हैं, ओके। लेकिन उसका स्लीपिंग पैटर्न की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा, मेरे मुंह में हल्का इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, जलन हो रही है। तो उस वजह से भी बहुत कुछ होता है, अच्छे से उनका पेट क्लियर नहीं हो रहा है, डाइजेशन अच्छी नहीं है। तो उस वजह से भी पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि मेरे मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा डेंटिस्ट से हट के वी हैव टू लाइक फॉर्ज इनटू मेडिकल प्रैक्टिस, बाकियों का हमें बिजनेस लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमें रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, ताकि वो अच्छे से सो पाए, स्लीपिंग पैटर्न उनका ठीक हो जाए, और डाइजेशन रिलेटेड हैबिट्स उनको अच्छे से इंप्रूव करनी पड़ती हैं, डाइटरी फैक्टर्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं, एवरी नाउ एंड देन वी रिसीव दिस टाइप ऑफ केसेस, जहां पर पेशेंट का मेंटल हेल्थ की वजह से ओरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ओके ओके ओके, हाँ मतलब तो मतलब आज जो मतलब आपसे बात करने से बहुत कुछ मुझे पता चला, मतलब मुझे भी एज अ पर्सन बहुत कुछ पता चला। एंड मतलब यही मुझे लगता है कि मतलब बाकी सारे जो बच्चे सुन रहे हैं और जो बड़े भी सुनेंगे, ओके स्टूडेंट्स छोड़ के भी जो सुनेंगे उनके लिए भी, मतलब हमने तो स्टार्ट किया था ऐसे कि बच्चों के लिए, तो क्योंकि ये बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन मतलब आहिस्ता आहिस्ता तो जा रहा है ऐसे कि ये जो सबको हेल्प कर सकता है, मतलब हम लोग एकदम ओरल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। तो इट मतलब इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बच्चे को कोई सबसे पहला गिफ्ट देना चाहते हो तो उसकी बेटर ओरल हेल्थ है। जो उसका डिसिप्लिन वो ओरल हेल्थ बनाएगी, वो डिसिप्लिन उसका पूरा फ्यूचर शेप करेगी। और जो अब जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, उनको भी अगर आप कोई लास्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो उनके दांत हैं, ताकि एग्जैक्टली वो एक लास्ट टाइम अच्छे से खा के सुकून से अपना जीवन जी पाए। तो वी आर द स्टार्ट एंड एंड ऑफ लाइफ। तो इससे बेटर फील्ड और क्या है। मतलब सबसे अच्छा लगा कि मतलब आप इतने अच्छे जस्टिफाई किया आपने, मतलब इतने अच्छे से, तो मतलब मैं अब तक दिमाग में बहुतों का ऐसा चलता था कि डेंटिस्ट क्या है, डॉक्टर मतलब डॉक्टर नहीं है ऐसा टाइप, मतलब ऐसे बहुत सारे स्पूफ वीडियोस भी आते रहते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना। मैं यस जब यस। थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था तो ऐसे, लेकिन लेकिन सच में ये कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसको प्रोमोट अच्छे से नहीं किया जा रहा है, इसलिए बच्चों को और सभी लोगों को ये करेक्ट। दिक्कत है दिमाग में, लेकिन ये ऐसा अवेयरनेस लैक हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये सब बात करके। एंड मैं आपको बहुत मतलब आगे भी आप ऐसे ही हम लोगों को ये सारे चीज बताते रहो, और ऐसे आपके जो श्योर एक्सपीरियंस श्योर है श्योर। उससे हम लोग एनरिच होते रहे, ठीक है ना। एंड इट्स माय ऑल द ड्यूटी, ये तो जरूरी है। exactly thanks. And so means when the doctor, when not only doctor, when any person knows about his or her duty at that time, वहां से सोसाइटी अपलिफ्ट करना स्टार्ट होता है। तो वी नीड डेफिनेटली पर्सन्स बहुत लाइक यू। जरूरी है। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत सारे बेस्ट विशेस टू यू। ओके, आपके आगे की जो थैंक जर्नी यू। है ये भी और भी अच्छे और भी एनरिचिंग हो, और वो हम लोगों को सुनने मिले, अच्छा मिले, मतलब हम एंड लोगों थैंक्स। को हम सुन पाए, हम लोग I would एनरिच हो also पाए like उससे। to I would also like to thank you for giving me this opportunity where I could express myself in the field in which I am right now working. So ये बहुत जरूरी है, फील्ड को एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। एंड आई वाज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि कैसे मैं डेंटल सीक्रेट्स एज अ सच बाहर निकालूं। तो आई वाज नॉट गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, और मैं मेरा खुद का टाइम शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज एग्जैक्टली यूट्यूब एंड ऑल मैनेजिंग इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक डिजिटल क्रिएटर ही जानता है कि कितना हार्ड वर्क रहता है। तो आई वुड एग्जैक्टली। नॉट गो इनटू दैट फील्ड, बट थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब मैंने आपको कॉल किया और आपने इतने अच्छे से लाइक रिप्लाई किया, तो दैट्स मीन्स अ लॉट। और मतलब क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं तो खुद, मुझे बहुत कुछ पता चला जो इसके पहले आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट दोज थिंग्स, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो That's not एब्सोल्युटली your थैंक fault. यू। It's everyone's
the same plate. एग्जैक्टली. ओके सर, तो आज के लिए हमारा जो पॉडकास्ट है वो यहीं पर ही हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है? आगे Okay. और भी मैं तो चाहूंगा और भी सर के साथ और भी एक दो पॉडकास्ट और भी आगे हम लोग करें, ठीक है? Sure, sure. तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत. I'll be happy, more than happy to serve you. Definitely. एग्जैक्टली. ओके सर, थैंक यू. Yeah. Thank you very much.